हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएफ क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सीए इंटर न्यू कोर्स का चैप्टर नंबर 4। ओवरहेड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ लोगों को काफ़ी ट्रिकी भी लगता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। पहले मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हुए हैं, ये पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं। इन पॉइंट्स को ख़त्म करने के बाद हम सम्स पे जा सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहला पॉइंट है कॉस्ट एंड प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ऑब्जेक्टिव ही है कॉस्टिंग का कि हम गुड्स की कॉस्ट निकालते हैं और लास्ट में उसकी सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो अब कॉस्ट में क्या क्या होने वाला है और हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे कैसे, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले कॉस्ट। अब कॉस्ट में क्या होने वाला है, तो कॉस्ट में किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में होने वाला है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखूंगा। ठीक है, मोस्टली वो आता भी नहीं है, अगर आया तो हम सीधा सीधा लिख भी सकते हैं, उसमें कोई ट्रिक नहीं होती। तीसरा जो खर्चा होने वाला है वो है ओवरहेड्स। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स, ये पता चल जाएगा तो आप समझ सकते हो कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है ऑफ अ यूनिट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट, उसके बाद ओवरहेड्स। अच्छा, इसमें फिर इतना डिफ़िकल्ट काम क्या है? डिफ़िकल्ट काम ये है कि ये जो खर्चा है वो हम साल के शुरुआत में ही एस्टिमेट करता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लग जाएगा। ठीक है, अब इतना खर्चा लग जाएगा हम एस्टिमेशन कर रहे हैं और उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। ऑब्वियसली प्रोडक्ट बेचने के पहले ही, कस्टमर के आने के पहले ही तुम अपनी सेलिंग प्राइस तो फिक्स करके रखोगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में तुमको ये देखना है कि मटेरियल कितने का लग सकता है, एक यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल लग सकता है, एक यूनिट को बनाने में कितना लेबर का खर्चा जा सकता है, वेजेस कितना जा सकता है, और एक यूनिट को बनाने में कितना ओवरहेड्स का खर्चा हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं ओवरहेड्स की बात करूँ तो ओवरहेड्स का मतलब होता है रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन और मेंटेनेंस एक्सेट्रा। ये सारे खर्चे एक पीरियड के होते हैं, मंथ के होते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये मंथली खर्चे अगर हैं तो मैं इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कैसे करूँ, बिकॉज कॉस्ट तो एक यूनिट की निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए तुमको कॉस्ट, ओवरहेड्स की कॉस्ट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करके पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, जो कि एक थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। इसके लिए चैप्टर हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर ये हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पर यूनिट कॉस्ट में और अपनी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये पहला काम। उसके बाद प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। तो जो डिपार्टमेंट्स होने वाले हैं वो दो टाइप के होंगे, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब वो डिपार्टमेंट्स जो गुड्स बना रहे हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट मतलब वो डिपार्टमेंट्स जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो अपनी फैक्ट्री है। ठीक है, 3 फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे गुड्स बन रहा है, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 एंड फैक्ट्री 3। और फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, जब 3 फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो कंपनी ने खुद की एक कैंटीन भी बना के रखी हुई है। ठीक है, अब कैंटीन का काम क्या है, कैंटीन बनाएगी वर्कर्स के लिए लंच, और सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर्स कैंटीन में जाके लंच करेंगे। ठीक है, अब कैंटीन को तुम समझ लो एज अ सर्विस डिपार्टमेंट। अब कैंटीन जो है वो खुद के लिए खाना तो नहीं बना रहा, ठीक है, वो बना रहा है खाना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर्स के लिए। इसका मतलब ये कैंटीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो कैंटीन इज अ सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब होगा क्या कि कैंटीन का खर्चा भी इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ही बेयर करना है, बिकॉज इसका खुद का कोई खर्चा नहीं है, ये गुड्स नहीं बना रहा है। ठीक है, ये कस्टमर को चार्ज नहीं करते हैं, कस्टमर्स को चार्ज हम यहाँ से करते हैं, गुड्स बना के बेचते हैं, वहाँ से हम कस्टमर्स को चार्ज करते हैं। तो सारा का सारा सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा इनको ही बेयर करना है, चाहे वो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, 2 हो या 4 हो। ठीक है, उसके बाद ओवरहेड्स होता क्या है, तो ओवरहेड्स का मतलब सारे इनडायरेक्ट खर्चे। हाँ, एक और चीज़ है कि ओवरहेड्स फिक्स्ड और वेरिएबल भी होगा। तो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है कि हम कैसे पर यूनिट निकालेंगे, तो इसमें दोनों की बात हो रही है, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स, बट ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फिक्स्ड ओवरहेड्स को लेकर। देन देयर इज अब्जॉर्प्शन रेट। अब्जॉर्प्शन रेट का सिंपल मतलब है आप ओवरहेड्स को पर यूनिट में कन्वर्ट कर दो, पर यूनिट या फिर पर आर में, जो कि बहुत ही ज़रूरी काम है।
क्योंकि हम ओवरहेड्स को पर यूनिट में कन्वर्ट अगर करेंगे तो ही यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी लोगों को यहाँ पे आती है, तो ये है क्या वो ध्यान से समझिए। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेते हो, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। हम ऐसा समझ लेते हैं कि साल की शुरुआत में हमने सोचा था कि हमारा जो ओवरहेड्स का खर्चा होगा, बजटेड ओवरहेड्स, वो 1 लाख रुपए होगा, ठीक है। हम गुड्स कितने बना पाएंगे, ठीक है। ये सब काम साल की शुरुआत में हो रहा है। अब्जॉर्प्शन रेट साल की शुरुआत में निकाला जाता है, सारे खर्चे जो है एक बार बजट करके निकाले जाता है, ठीक है, कि कितने खर्चे हो सकते हैं, हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं, ये सब एक बार साल की शुरुआत में एस्टिमेट किया जाता है, बजट किया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ 10,000 यूनिट समझ लो बना पाऊंगा, ठीक है। 1 लाख रुपए का खर्चा और 10,000 यूनिट्स। एक यूनिट को बनाने में कितना ओवरहेड्स जा रहा है, तो ओवरहेड्स पर यूनिट इज 10 रुपीज। कैसे, आप डिवाइड करो, दिस डिवाइड बाय दिस, यू विल गेट 10 रुपीज एज योर अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। ओवरहेड्स पर यूनिट का मतलब है अब्जॉर्प्शन रेट। तो जहां भी तुमको ओवरहेड्स का खर्चा पर यूनिट में दिख जाए, कॉस्टिंग में किसी भी चैप्टर में अगर तुमको ओवरहेड्स का खर्चा पर यूनिट दिखा, इसका मतलब वो अब्जॉर्प्शन रेट है। और कैसे निकाला गया है, ओवरहेड्स को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके, समझ गए। और अब्जॉर्प्शन रेट ऑब्वियसली बजटेड होता है, बिकॉज बोथ दीज नंबर्स आर बजटेड, हम एस्टिमेट कर रहे हैं। अब तुमको पता चला कि मेरा खर्चा 10 रुपया होता है, तो तुम जाके गुड्स की कॉस्ट में एक यूनिट में 10 रुपए ऐड कर दोगे। और जैसे ही 10 रुपए हम गुड्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे, जैसे ही समझ लो कि फैक्ट्री में गुड्स बन के बाहर निकला, मैं अकाउंटेंट को बोल दूंगा कि कम कर, फटाफट जाके बुक्स में 10 रुपए ऐड कर दे, ठीक है। उस गुड्स की कॉस्ट में 10 रुपए ऐड कर, और जैसे ही कस्टमर आएगा हम उसको बेचेंगे और 10 रुपए एक्स्ट्रा ओवरहेड्स के भी उससे रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम ओवरहेड्स को ऐसे रिकवर करते हैं, एक रेट निकालो, गुड्स की कॉस्ट में ऐड करो और कस्टमर आएगा उससे रिकवर कर लो, ठीक है। साल के पहले दिन हमने क्या सोचा था, कितना रिकवर करेंगे एक यूनिट से, 10 रुपए। और कितने गुड्स हम बना पाएंगे, 10,000। तो 10,000 कस्टमर्स आएंगे, 10,000 यूनिट्स हम बेचेंगे, एक यूनिट से 10 रुपए रिकवर करेंगे तो लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। ये सब तो तुमने साल के पहले दिन सोचा था, बजटेड। अब ये सोचो कि एक्चुअल में क्या हो गया, ये सोचने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली ये तो तुमको साल के एंड में पता चल जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ, तो बुक्स देखने के बाद एक्चुअल में पता चला कि हमने एक्चुअल यूनिट्स बनाए, आउटपुट वो हमने बनाए कुछ 12,000 यूनिट्स, ठीक है। अब तुम मुझे जरा बोलो कि तुमने क्या सोचा था, कस्टमर से तुम गुड्स की कॉस्ट में कितना रुपीस ऐड करके लोगे, एक यूनिट में 10 रुपए, यस। तो तुमने सोचा था एक यूनिट से 10 रुपए तुम रिकवर करोगे, तो इनटू अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट विच इज 10 रुपीज पर यूनिट, तुमने कितना रिकवरी कर लिया होगा कस्टमर से, 1,20,000 रुपीज का रिकवरी तुमने कर लिया होगा साल के एंड तक कस्टमर से ओवरहेड्स के नाम पे। बाकी खर्चे तो ऑब्वियसली रिकवर किए, ये तो तुमने रिकवर किया। दिस इज कॉल्ड एज रिकवर्ड और अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, रिकवर्ड और अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अब ये भी एक बार पता करो कि एक्चुअल में ओवरहेड्स का खर्चा कितना होगा। तुमने सोचा था 1 लाख, पर हुआ कितना वो देखना है, ठीक है। तो जब तुमने बुक्स देखा तो तुमको पता चला यार कि खर्चे तो कुछ ज़्यादा हो गए। फॉर एग्जांपल रेंट बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई, मेंटेनेंस का खर्चा इस बार बढ़ गया। तो मुझे पता चला कि मेरा एक्चुअल ओवरहेड्स इज 1,30,000 रुपीज। तो खर्चा करते हो 1,30,000, कस्टमर से रिकवर कर पाते हो सिर्फ 1,20,000। तो दिस इज अ केस ऑफ अंडर रिकवरी। तुमने कस्टमर से कम पैसे रिकवर किए, खुद की जेब से 1,30,000 लगा रहे हो, कस्टमर से रिकवर कर रहे हो सिर्फ 120। 10,000 रुपए तुमने अपनी जेब से डाल दिए एक्स्ट्रा। और बिजनेस में कोई भी खर्चा अपनी जेब से चला जाए, इसका मतलब वो लॉस है, ठीक है। तो यहां पे ये केस है अंडर रिकवरी का। कितना अंडर रिकवरी, 10,000 रुपीज। अब ये वाला पॉइंट भी मैंने रखा हुआ है कि अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन या अंडर ओवर रिकवरी क्या होती है। तो ये होती है वो, ये एक प्रोसेस है, आप समझो ये एक प्रोसेस है। आप साल की शुरुआत में कॉस्ट निकालोगे, ठीक है। कॉस्ट निकालने के लिए आपको ओवरहेड्स का पता करना है। अब ओवरहेड्स में बहुत सारी चीजें आती है, सर्विस डिपार्टमेंट में भी खर्चा हो रहा है, प्रोडक्शन में भी खर्चा हो रहा है। तो आप पहले क्या करोगे, सबके खर्चे कैलकुलेट करोगे, ठीक है।
उसके बाद सर्विस का खर्चा भी वापस प्रोडक्शन में बांट दोगे। प्रोडक्शन का खर्चा आ गया, अब जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे आए, ओवरहेड्स आए, अब उसको नंबर ऑफ यूनिट से जब डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट मिलने वाला है। एक बार आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल गई, ओवरहेड्स की कॉस्ट मिल गई पर यूनिट, आप उसको बाकी कॉस्ट में ऐड करोगे। सी ओवरहेड्स को मटेरियल और लेबर में ऐड कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं अब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, अब्जॉर्ब का मतलब ही होता है किसी चीज को किसी में ऐड कर देना। तो ओवरहेड्स को बाकी जगह खर्चों में अब्जॉर्ब किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन। ऐड किया जा रहा है अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो तुमने वो काम किया, फिर कस्टमर से 10-10 रुपए रिकवर करने शुरू कर दिए जब भी गुड्स बनता था। ज़्यादा गुड्स बना के बेच दिए तुमने, यहाँ पे 10,000 की जगह 12,000 बेचे तो 1,20,000 की रिकवरी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली तुमसे खर्चे भी थोड़े ज़्यादा हो गए, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उस केस में 10,000 रुपये तुमने कहीं ना कहीं कस्टमर से कम रिकवर किए। तो इट्स अ केस ऑफ अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, जिसको हम अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट सबको समझा कि अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, इसका मतलब ये है कि हमसे खर्चे ज़्यादा हुए, हमने रिकवर किए कम कस्टमर से। ठीक है, तो अब इसका ट्रीटमेंट भी होता है कि हम इस अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन का अकाउंटिंग में करें क्या। ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट भी मैं डिस्कस करूंगा। ट्रीटमेंट में तुम एक काम कर सकते हो, एक काम नहीं, तीन रास्ते हैं। तो क्या क्या अलाउड है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, इस खर्चे को तुम कैरी फॉरवर्ड कर लो कि इस साल अगर तुमने कम रिकवर किया है तो हो सकता है अगले साल ज्यादा रिकवर कर लो। ठीक है, ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा, या तो तुम इसको कॉस्टिंग P&L में डाल के इस साल का लॉस बता दो। ऑब्वियसली लॉस तो है ही है, खर्चा किया 130, रिकवर हुआ सिर्फ 120, इट्स अ लॉस। तो तुम इसको P&L में डाल दो, डेबिट साइड में, बोलो कि हमसे लॉस हो गया, ये गलती हो गई, हम रिकवर नहीं कर पाए, इट्स अ लॉस। चलो ये भी एक रास्ता है। तीसरा ट्रीटमेंट विच इज, जिसके ऊपर ज़्यादा सम्स आता है, इन दोनों से टेक्निकली करेक्ट भी है वो, इट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री मेथड। सप्लीमेंट्री मेथड, चलो सप्लीमेंट्री मेथड, सी ये लोगों को समझता नहीं है सप्लीमेंट्री मेथड क्या है। तो सिंपल सी बात है, तुम एग्जाम लिखते हो, 20 पेज की तुमको एक शीट दी गई थी और वो खत्म हो गए 20 पेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का पेपर था, तुमने 20 पेज लिख डाले, हाँ, तो वी वर डिस्कसिंग सप्लीमेंट्री रेट। अब सप्लीमेंट्री रेट मतलब हम समझ रहे थे सप्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने तुमको एग्जांपल दिया कि हम एग्जाम में सप्लीमेंट्स लेते हैं, ठीक है, मेन शीट में उसको अटैच कर देते हैं, वैसे ही ये भी है। सी तुमसे क्या गलती हुई कि तुम 1,30,000 जो तुम्हारा खर्चा होगा उसके कंपैरिजन में तुम सिर्फ 120 ही रिकवर कर पाए। एक यूनिट से तुमने 10 रुपये लिए। ठीक है, तुमने कुछ 10,000 रुपये कम चार्ज किए। ठीक है, 10,000 रुपीज़ कस्टमर से कम चार्ज किया। तो अब तुमको करना क्या है, तुमको वो 10,000 रुपये कस्टमर से और चार्ज करने हैं। अब कस्टमर्स तो चलो यार, कस्टमर्स के पास तो जा नहीं सकते, बट अकाउंटिंग बुक्स में तुमको वैसा करना है, गुड्स की कॉस्ट एडजस्ट करनी है। तो जहाँ जहाँ पे तुम्हारे गुड्स गए होंगे, ठीक है, WIP एक होता है जहाँ पे गुड्स पड़े हैं, अभी बने नहीं है। फिनिश गुड्स अकाउंट जहाँ पे गुड्स बन के पड़े हुए हैं, बिके नहीं है। और कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, जो गुड्स बिक गए वो तुम कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में डाल देते हो। वहाँ सब जगह पे जाके इस 10,000 रुपये को तुमको वहाँ पे ऐड करना है, पूरा 10,000, ताकि गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाए। 120 तो तुमने ऑलरेडी लिख दिया था, 10 भी लिख दोगे, ऐड कर दो, 130 हो गया। दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री मेथड। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इस मेथड पे जाएंगे तब। ठीक है, चलिए उसके बाद एक पॉइंट है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट का मतलब है हम ओवरहेड्स, ये मोस्टली वहाँ फॉलो होता है जहाँ पे काम, प्रोडक्शन का काम मशीन ओरिएंटेड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम सारे खर्चों को, जो भी खर्चे हुए मशीन से रिलेटेड, सबको डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, जितने घंटे मशीन चलने वाली है उससे डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे का रेट निकल जाएगा। उसके बाद तुम ये सोचोगे कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को बनाने में 1 घंटा लगता है मशीन में, और मशीन का रेट आया हुआ है 10 रुपया। तो जैसे ही 1 घंटा मशीन चलेगी, मैं फटाफट जाके उस मार्कर की कॉस्ट में 10 रुपये ऐड कर दूंगा, मटीरियल लेबर प्लस 10 रुपये ओवरहेड्स, और फिर मेरी मार्कर की कॉस्ट निकल के आएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं मार्कर का खर्चा निकालने वाला हूँ। किसी भी प्रोडक्ट का खर्चा तुम इसी तरह से निकालोगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट के ऊपर तुमको सम्स मिलने वाला है, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के ऊपर तुमको काफ़ी सारे सम्स मिलने वाले हैं। फिर ये ओवरहेड्स का खर्चा निकालना कैसे है, सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके साथ में ऐड करके, उसके ऊपर तुमको काफ़ी सारे सम्स मिलने वाले। तो ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। ठीक है, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ तुमसे अब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, अब्जॉर्प्शन रेट है क्या और हम इसको किस तरह से यूज़ करने वाले हैं।
ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अब्जॉर्प्शन रेट। चलो, what is absorption rate now? So let me write absorption rate this is basically overheads per unit और per hour। कभी कभी ये परसेंटेज में भी होने वाला है, ठीक है, तो परसेंटेज में भी हो सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है क्या, ओवरहेड्स जो कि एक पीरियड का खर्चा होता है उसे हम पर यूनिट या पर आवर या फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम गुड्स की कॉस्ट में इसको ऐड कर पाएं, एक यूनिट में उसको ऐड कर पाएं, ठीक है। अभी इसके कितने मेथड्स हैं, तो इट हैज 6 मेथड्स। तो 6 के 6 मेथड अपने को डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो मेन फॉर्मूला है तुम्हारा अब्जॉर्प्शन रेट का, तो अब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। आउटपुट चलो एक मेथड है, तो मैं मेन फॉर्मूला लिखता हूं, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब होता है तुमने क्या काम किया है, ठीक है, गुड्स बनाए या कितने घंटे काम किया वो देखना है। अब ये बजटेड वर्ड क्यों, बिकॉज अब्जॉर्प्शन रेट जो है ये हम साल की शुरुआत में निकाल रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो तुमको कोई भी एक्चुअल नंबर्स तो नहीं मालूम, एक्चुअल नंबर नहीं मालूम, तुम एस्टिमेट कर रहे हो, इसीलिए ये वर्ड है बजटेड। बजटेड तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा खर्चा कितना होने वाला है और तुम कितने यूनिट्स बना सकते हो, तो तुमको एक एक यूनिट में कितना खर्चा ऐड करना चाहिए और कस्टमर से रिकवर करना चाहिए, ठीक है। चलो इसके मेथड्स लिख लेते हैं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड इज आउटपुट मेथड। ठीक है, आउटपुट मेथड का मतलब है तुम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को बजटेड आउटपुट से डिवाइड करोगे कि तुम्हारा खर्चा कितना हो सकता है और तुम इस महीने में या इस साल में कितने यूनिट्स बना सकते हो। तो तुमको जो आंसर आएगा दैट विल बी अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट बिकॉज तुमने आउटपुट से डिवाइड किया। सेकेंड इज लेबर आवर मेथड। लेबर आवर मेथड इज सिंपल, तुमको खर्चे को अब इस बार किससे डिवाइड करना है, लेबर आवर से, यस। तो दिस इज बजटेड लेबर आवर्स। तो जो ओवरहेड्स भी आएगा दैट विल बी अब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर, अब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर, कि वर्कर ने अगर 1 घंटा काम किया तो हमको, वर्कर ने फैक्ट्री में 1 घंटा काम किया, हम फटाफट बोलेंगे रुको 1 घंटा हो गया, हम गुड्स की कॉस्ट में जाके इतना ऐड कर देता है, ठीक है। थर्ड इज मशीन आवर मेथड। सिंपल, मशीन आवर मेथड मतलब हम किससे डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली विल डिवाइड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स, कि इस पीरियड में मशीन कितने घंटे काम करेगी, तो दिस इज बजटेड मशीन आवर्स। तो तुम्हारा आंसर भी जो होगा दैट विल बी अब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर। सी, जहां पे जिस फैक्ट्री में काम लेबर ओरिएंटेड होता है वो लेबर आवर मेथड यूज करते हैं, और जिस फैक्ट्री में काम मशीन ओरिएंटेड ज्यादा होता है वो मशीन आवर मेथड यूज करते हैं। और जिस फैक्ट्री में जो गुड्स बन रहे हैं वो सबके सब एक जैसे हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट एक जैसे हैं, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे हम आउटपुट मेथड यूज करते हैं, आउटपुट मेथड, ठीक है। इसके बाद फोर्थ मेथड इज मटीरियल कॉस्ट मेथड। मतलब हम खर्चे को मटीरियल से रिलेट कर रहे हैं। जिस कंपनी में मटीरियल का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है, मतलब प्रोडक्ट में अगर मैं बोलूँ कि प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन निकाले तो शायद 60, 70, 80% खर्चा मटीरियल का ही होगा उसमें, मतलब मटीरियल बहुत महंगा है। फॉर एग्जांपल ज्वेलरीज हो गया तो उसमें मटीरियल ही सबसे ज़्यादा है ना, ठीक है। तो उस केस में कंपनीज मटीरियल कॉस्ट मेथड फॉलो करेंगे। फॉर्मूला इज सिंपल, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय budgeted material cost of a period, budgeted material
कॉस्ट। सी यहाँ पे एक जगह पे रुपीज है, आवर्स है, तो आंसर विल बी पर आवर। रुपीज है, आवर्स है, तो आंसर इज पर आवर। रुपीज है, यूनिट्स है, तो आंसर इज पर यूनिट। यहाँ पे दोनों जगह पे रुपीज रुपीज है, ठीक है, तो आंसर आएगा तुम्हारा पर रुपी में। आंसर इज पर रुपी। यहाँ भी रुपी से तुमने डिवाइड किया ना, दिस मटीरियल कॉस्ट, कॉस्ट विल बी इन रुपी, तो आंसर विल बी पर रुपी। उसको तुम परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट अब्जॉर्प्शन रेट एज अ परसेंटेज ऑफ मटीरियल कॉस्ट। तो तुमने बहुत बार ऐसा पढ़ा होगा कि ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन, ओवरहेड्स इज फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 60% ऑफ मटीरियल कॉस्ट। वो ये है, ठीक है, कि जितना भी मटीरियल का खर्चा होगा कंपनी अंदाजन 60% और खर्चा उस गुड्स की कॉस्ट में ऐड करेगी ओवरहेड्स के लिए, ठीक है। सेम वे यू हैव लेबर कॉस्ट मेथड। लेबर कॉस्ट मेथड, लेबर कॉस्ट मतलब हम खर्चे को वेजेस से रिकॉर्ड वो कंपेयर कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में ये काफी कॉमन मिलेगा तुमको कि ओवरहेड्स इज 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये बहुत कॉमन है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को अगर लग रहा है कि 100 रुपए का वेजेस जा रहा है तो हम 50 रुपए और रिकवर कर लेते हैं साइड में, कस्टमर से एक्स्ट्रा ले लेते हैं ओवरहेड्स के लिए, ठीक है, एक एस्टिमेट लगा के। तो द फॉर्मूला इज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड लेबर कॉस्ट। ऑब्वियसली ये भी कॉस्ट है, ये भी रुपीज में है, तो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 100 और अब्जॉर्प्शन रेट तुम्हारा परसेंटेज में आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। एक और मेथड रह गया, मैं ऊपर लिख देता हूं, नंबर 6, दैट इज प्राइम कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट में मोस्टली हम क्या लेने वाले हैं, मटीरियल प्लस लेबर। तो दिस विल बी बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड प्राइम कॉस्ट। जब कंपनी को लग रहा है कि मटेरियल और लेबर ये दो उनके मेन खर्चे हैं, दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही ऐड कर लेते हैं, दोनों एक साथ ऐड कर लेते हैं और प्राइम कॉस्ट से ही ओवरहेड्स को कंपेयर कर लेते हैं कि अगर किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में तुम्हारा प्राइम कॉस्ट 200 रुपए जा रहा है तो ओवरहेड्स हम 100 रुपए ले लेते हैं, 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ऐसा भी कभी कभी मिल जाता है। अब दोनों ही रुपीज में है तो इंटू 100 कर दो, आंसर विल बी परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक है। दीज आर 6 मेथड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन रेट। इसके अलावा कंपनी खुद का भी कुछ एक टेलर मेड मेथड यूज कर सकती है, तो जो अगर क्वेश्चन में वो दिया तो उनको वो फॉलो करना, अदरवाइज ये मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन रेट के लिए हम यूज कर रहे हैं आउटपुट मेथड। अगर कंपनी के सारे प्रोडक्ट एक जैसे हैं तो वो आउटपुट मेथड यूज कर ले। ज़्यादातर अगर वर्कर्स एक जैसे हैं, ठीक है, लेबर ओरिएंटेड काम है, वर्कर्स एक जैसे हैं तो लेबर आर मेथड यूज कर ले। अगर वर्कर्स काम तो लेबर ओरिएंटेड है बट वर्कर्स अलग अलग है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, बहुत अलग अलग ऐसे वेरिएशंस हैं, तो फिर आपको लेबर कॉस्ट मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है। मशीन और मेथड मतलब जहाँ पे मोस्टली काम मशीन से होता है। मटीरियल कॉस्ट, जब मटीरियल इज हैवी कंपोनेंट ऑफ योर कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट मतलब मटीरियल और लेबर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई गेस ये वाला पॉइंट तुमको समझ गया होगा। यू कैन टेक अ मिनट टू अब्जॉर्ब इट, मतलब थोड़ा दिमाग में बैठा लो कि ये 6 मेथड्स हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तुमको समझना है। ये कब कैलकुलेट किया जाता है, साल की शुरुआत में, ठीक है। एक बार तुमको ये मिल गया आंसर, फिर तुम कस्टमर से इसके हिसाब से रिकवरी चालू करोगे। रिकवरी थ्रू आउट द ईयर चालू रहेगी, जैसे जैसे गुड्स बनते रहेंगे हम रिकवरी करते रहेंगे, और जब गुड्स बन गए हैं, साल खत्म हो गया, फिर तुम हिसाब करने बैठोगे कि तुम्हारा रिकवरी कितना हुआ और एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ, तो तुमने ज़्यादा रिकवरी की या कम रिकवरी की। उसके भी मेथड्स हैं। फिर आप उसको ट्रीट कैसे करोगे, तो मैंने बताया कि अगर कम ज़्यादा रिकवरी हुई है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर लेके जाओ। हो सकता है इस साल कम हो तो अगले साल ज़्यादा हो जाए, मैच हो जाए। दूसरा मेथड है कि अगर ज़्यादा रिकवरी की है तो प्रॉफिट, कम रिकवरी की है तो लॉस, तो प्रॉफिट या लॉस इसी पीरियड का समझ के P&L में डाल दो। और तीसरा, अगर तुमसे ज़्यादा रिकवरी हो गई, मतलब तुमने ज़्यादा रिकवर कर दिया, कम रिकवर करना चाहिए था थोड़ा, तो जहाँ जहाँ भी तुमने ज़्यादा ऐड किया होगा वहाँ से थोड़ा सा कम कर दो, सप्लीमेंट हटा दो,